हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली अच्छे होंगे और मैं आपको बता दूं मैं भी अच्छा हूं। तो कल की क्लास में बेटा हमने सेक्शन 45 वाली सीरीज खत्म कर दी थी, जिसमें हमने पढ़ा था बेटा सेक्शन 45 सबसेक्शन 1, सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 कैपिटल ए, सेक्शन 45 सबसेक्शन 2, सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 कैपिटल ए, सेक्शन 45 सबसेक्शन 3, सेक्शन 45 सबसेक्शन 4, सेक्शन 45 सबसेक्शन 5 और सेक्शन 45 सबसेक्शन 5 कैपिटल ए। साथ ही हमने बेटा सेक्शन 50 को भी कवर कर लिया था। तो आज की क्लास में बेटा अदर सेक्शन को पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में बेटा हमने जो टॉपिक किया था वो किया था सेक्शन 50। अब बात करते हैं बेटा सेक्शन 50 कैपिटल ए की। क्या बात करता है सेक्शन? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ पावर सेक्टर यूनिट्स। जो पावर सेक्टर यूनिट्स होती हैं तो उनके केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू द पावर सेक्टर इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स रेफर टू इन सेक्शन 32(1)(i). The provision of section 48 and 49 shall apply subject to the modification that the WDV of assets as adjusted shall be taken to the cost of acquisition। देखिए क्या बात करते हैं, लॉ यहां पर बात कर रहा है कि इन केस ऑफ पावर सेक्टर यूनिट्स, पावर सेक्टर यूनिट्स के केस में बेटा WDV जो होगी एसेट की वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी और उसके रेस्पेक्ट में सेक्शन 48 और 49 के प्रोविजन भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। यानी बेटा इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिल जाएगा। यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट भी हो सकती है इस केस में और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट भी हो सकती है। अदर देन पावर सेक्टर यूनिट्स के केस में हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट ही होगी, जैसा कि हमने कल पढ़ा था। ठीक है बेटा, समझ आ गया। चलिए बात करते हैं सेक्शन 46 कैपिटल ए की। सेक्शन 46 कैपिटल ए क्या बात करता है? कैपिटल गेन्स ऑन बाय बैक ऑफ शेयर्स और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। देखिए बेटा क्या बात करता है सेक्शन 46 कैपिटल ए। सेक्शन 46 कैपिटल ए बताता है कि इन केस कोई कंपनी अगर बाय बैक कर रही है, बाय बैक ऑफ शेयर्स और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का मतलब क्या है? स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एज पर सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट। जो वहां पर मीनिंग असाइन किया गया वही यहां पर लिया गया बेटा। सेक्शन 68 में वहां पर डिफाइन किया गया है कि कौन कौन सी सिक्योरिटीज है जो कंपनी जिनका बायबैक कर सकती है। ठीक है, और वहां पर बेटा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान जो होते हैं, एसओप जो होते हैं, उसे भी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में इंक्लूड कर लिया गया है। ठीक है, तो सेक्शन 46 कैपिटल क्या बात करता है कि कंपनी जब बायबैक करती है अपनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का या शेयर्स का, तो जो कंसिडरेशन दे रही है अपने शेयर होल्डर को या होल्डर्स ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, उसमें से माइनस कर दी जाएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उन शेयर्स की या स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज की, और जो बैलेंस बचा वो हो जाएगा बेटा कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस एज द केस में। तो बेसिकली जो बायबैक पे कंसिडरेशन मिल रही है होल्डर को या शेयर होल्डर को, तो उस पर टैक्स लगाया जा रहा है सेक्शन 46 कैपिटल ए में। ठीक है, साथ ही सेक्शन बोलता है कि सेक्शन 48 और 49 के प्रोविजन भी एप्लीकेबल हो जाएंगे इस ट्रांजैक्शन पर। यानी क्या मतलब हुआ? सेक्शन 48 क्या बात करता था बेटा? कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। और जो प्रोविजन हुआ करती थी बेटा सेक्शन 48 की, सेकंड प्रोविजन टू सेक्शन 48, वो बात करती थी बेटा इंडेक्सेशन बेनिफिट की। यानी अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है यहाँ पर कोई, तो उस पर इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिल जाएगा। ठीक है, और सेक्शन 49 बात करता था बेटा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के जो प्रोविजन है वो भी यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। इतना समझ आ गया बेटे? ठीक है, अब एक बात और समझिए बेटा। अप टू 4 जुलाई 2019 लिस्टेड शेयर और अनलिस्टेड शेयर, इन पर बेटा कैपिटल गेन अलग तरीके से निकला करता था। लेकिन 5 जुलाई 2019 के बाद ये झंझट ही खत्म हो गया। लिस्टेड हो शेयर्स तब भी एक ही तरह के प्रोविजन है और अनलिस्टेड है तब भी एक तरह के प्रोविजन है। बात करते हैं पहले 4 जुलाई 2019 तक पहले बेटा ट्रांजैक्शन कैसे हुआ करती थी। तो समझिए, अगर बेटा लिस्टेड शेयर हुआ करते थे और उनका बायबैक हो रहा है, तो उस केस में कंपनी पर कोई भी टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं हुआ करती थी। जो शेयर होल्डर हुआ करते थे उनके हैंड्स में बेटा टैक्स लग जाया करता था। ठीक है, शेयर होल्डर टैक्स प्रोवाइड कराया करते थे उन ट्रांजैक्शन पर।
यानी जो सेक्शन 48 के अकॉर्डिंग हम कंप्यूट करते थे कैपिटल गेन, उस पर टैक्स कौन देता था? पहले शेयर होल्डर दिया करते थे लिस्टेड शेयर के केस में। अनलिस्टेड शेयर के केस में कैसा होता था? अनलिस्टेड शेयर के केस में बेटा जो टैक्स प्रोवाइड कराया जाता था उस केस में कंपनी पे टैक्स इम्प्लीकेशन हुआ करती थी बेटा, कंपनी प्रोवाइड टैक्स कराया करती थी उस केस में, और शेयर होल्डर जो होता था उस पर कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता था, उसके हैंड में एग्जम्प्ट हो जाया करता था। ठीक है बेटा। और ये जो टैक्स प्रोवाइड कराया करती थी कंपनी, ये लिखा हुआ था बेटा सेक्शन 115QA में, उसके अकॉर्डिंग कंपनी टैक्स देती थी। सेक्शन 115QA ओवरराइड करता है बेटा सेक्शन 46 कैपिटल ए को। ठीक है, समझ आ गई इतनी बात। अब बात करते हैं बेटा 5 जुलाई 2019 के बाद से कौन से प्रोविजन एप्लीकेबल होने शुरू हो गए। तो समझिए बेटा 5 जुलाई 2019 के बाद से क्या हुआ। सेक्शन 115QA में अमेंडमेंट लाई गई, वहां पर पहले सिर्फ और सिर्फ अनलिस्टेड शेयर लिखा हुआ था बेटा, और वहां से अनलिस्टेड शेयर को डिलीट कर दिया गया। अब ये दोनों तरह के शेयर पे एप्लीकेबल हो गया। साथ ही ये जो सेक्शन एप्लीकेबल होता था बेटा, ये डोमेस्टिक कंपनी पर एप्लीकेबल होता था, डोमेस्टिक कंपनी। और 5 जुलाई 2019 के बाद से क्या हुआ, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया, ये अभी भी डोमेस्टिक कंपनी पर एप्लीकेबल है। ठीक है बेटा, समझ आ गया। तो अब देखिए अब प्रोविजन क्या बने हैं, ध्यान से समझिए। अब प्रोविजन ये बने हैं बेटा, टैक्सेशन प्रोविजन इन रेस्पेक्ट ऑफ बायबैक इफेक्टेड ऑन और आफ्टर 5 जुलाई 2019। टैक्सेबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ कंपनी, शेयर होल्डर है या होल्डर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। तो बायबैक हो रहा है बेटा डोमेस्टिक कंपनीज के शेयर्स का, तो उस केस में टैक्स कौन देगा? उस केस में टैक्स देगी कंपनीज एट द रेट 23.296%। ये कैसे आया बेटा? ये आया बेटा 20% प्लस उस पर 12% ऐड करिए प्लस 4% ऐड कर दीजिए, कितना आएगा? ये आएगा बेटा 23.296%। ठीक है, समझ आ गया। आप इसे बेटा कंप्यूट कैसे करेंगे? सिंपल कैलकुलेटर उठाइए, उस पर 20 लिखिए, प्लस कर दीजिए 12%, परसेंटेज का साइन यूज करना, ये आ जाएगा बेटा 22.4। अब ऐसे ही इसमें प्लस कर देना 4%, और ये आ जाएगा बेटा 23.296%। ठीक है, समझ आ गया। चलिए प्रोविजन की बात कर लेते हैं। तो अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी के शेयर्स का बायबैक हो रहा है तो उस केस में कंपनी जो है उस पर टैक्स लग जाएगा 23.296% के रेट से, और शेयर होल्डर जो है या होल्डर है स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का, उसके हैंड्स में हो जाएगी बेटा एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34 कैपिटल है। ठीक है। अदर देन डोमेस्टिक कंपनी या बायबैक हो रहा है स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का, तो उन दोनों केसेस में जो शेयर होल्डर है उसके हैंड में टैक्स लग जाएगा बेटा अंडर सेक्शन 46 कैपिटल ए। ध्यान देना, कंपनी इस केस में टैक्स नहीं देगी। एक और बात बेटा, जो ये बायबैक हो रहा है डोमेस्टिक कंपनीज का, उस केस में इंडेक्सेशन के बेनिफिट नहीं मिलेंगे डोमेस्टिक कंपनी को। यानी सिंपल आपको टैक्स कंप्यूट कर देना है। लॉन्ग टर्म एसेट है तब भी इंडेक्सेशन के बेनिफिट नहीं अवेल होंगे, शॉर्ट टर्म है तब तो मिलता ही नहीं इंडेक्सेशन। ठीक है, इसे आप कहीं नोट करना चाहें नोट कर लें, यहीं पर कर लें। दूसरी बात, अदर देन डोमेस्टिक कंपनी है या बायबैक हो रहा है स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का किसी भी कंपनी के थ्रू, तो उस केस में बेटा इंडेक्सेशन के बेनिफिट अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, समझ आ गया। सेक्शन 46 कैपिटल खत्म होता है। अभी तक बेटा हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालना सीख लिया कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऐसे निकलता है सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालना सीख लिया। लेकिन कुछ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ऐसी है बेटा जिसके लिए इनकम टैक्स एक्ट ने अलग से रेट स्पेसिफाई किया हुआ है, और वो जो रेट स्पेसिफाई किए गए हैं वो प्रोवाइड कराए गए हैं बेटा सेक्शन 111A, सेक्शन 112 और सेक्शन 112A। ये 3 सेक्शन है, मैं इन्हें एक साथ आपको कराता हूं। टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स इन रेस्पेक्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स यूनिट ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड, सेक्शन 111A। देखिए सेक्शन 111A बात करता है कंसेशनल रेट ऑफ इनकम टैक्स की। कंसेशनल रेट है बेटा 15% ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लेकिन ध्यान देना बेटा, ये एप्लीकेबल किसके ऊपर है? 3 तरह के
कैपिटल एसेट्स के ऊपर है केवल और केवल। अदर देन दीज 3 कैपिटल एसेट्स 15% का रेट अवेलेबल नहीं है, उन पर नॉर्मल रेट अप्लाई होगा जो हमने स्लैब रेट पढ़े थे। ठीक है। एन इक्विटी शेयर इन ए कंपनी, अ यूनिट ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड, और थर्ड इज अ यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। 3 तरह की हुई बेटा, इक्विटी शेयर ऑफ ए कंपनी, यूनिट ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। इन तीनों के केस में अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज हो रहा है तो बेटा 15% का रेट मिल जाएगा, यानी कंसेशनल रेट मिल जाएगा। लेकिन रुकिए, कंडीशन की बात करते हैं। कंडीशन बोलती है ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है इन इक्विटी शेयर की, अगर सेल हो रही है तो 1/10/2004 के बाद होनी चाहिए और इनके ऊपर STT पेड होना चाहिए। बेसिकली बेटा ये जो 1/10/2004 लिखा हुआ है इसके बाद से STT एप्लीकेबल हो गया था ऑन सेल और परचेज ऑफ इक्विटी शेयर और यूनिट। यानी समझिए क्या कहना चाहते हैं, STT जो लगता है बेटा वो लगता है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में। तो लो यहाँ पर सिंपली आपको बताना चाहता है कि ये इक्विटी शेयर है या यूनिट है इक्विटी ओरिएंटेड फंड की या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है, कुल मिला के कहता है इनके ऊपर STT पेड होना चाहिए। यानी STT पेड होने का मतलब है कि इक्विटी शेयर क्या होंगे बेटा, लिस्टेड हो जाएंगे। जब लिस्टेड है जब ही STT पे किया जा रहा है। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है तो ध्यान देना बेटा 15% का कंसेशनल रेट अवेलेबल नहीं है। समझ आ गया। नेक्स्ट, एक एक्सेप्शन है लेकिन इस STT की, अगर ट्रांजैक्शन जो हो रही है बेटा एक ऐसे रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में हो रही है जो कहां पर लोकेट करता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर IFSC में। बेसिकली जो IFSC में ट्रांजैक्शन होती है बेटा फॉरेन करेंसी के रिगार्डिंग होती है। वहां पे फॉरेनर्स जो हैं फॉरेन करेंसी प्रोवाइड कराते हैं और उन्हें शेयर्स दे दिए जाते हैं जो भी वो शेयर खरीदना चाहते हैं। कन्वर्जन की जो हेडेक हुआ करती थी फॉरेनर्स की वो वहाँ पर ख़त्म कर दी गई है। कन्वर्जन की जो हेडेक है वो हमारे एंड पे रहती है, हमारे यानी इंडियंस एंड पे, वो अपने आप डील करते हैं। तो लॉ बात करता है कि इन केस अगर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज जो कहाँ पर लोकेट है IFSC में और वहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है किसी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का, इवन उस पर STT पे नहीं है तब भी बेटा कंसेशनल रेट वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। ये क्यों किया है? देखिए बेटा यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन हो रही है उससे क्या आ रहा है, कंट्री में फॉरेन करेंसी आ रही है यानी फॉरेक्स बढ़ रहे हैं। तो लिबरल प्रोविजन बना दिए गए इनकम टैक्स एक्ट के कि फॉरेक्स बढ़ रहा है कंट्री में, तो इवन अगर STT भी पेड नहीं है तो कोई बात नहीं, कंसेशनल रेट दे दिया जाएगा नॉन रेजिडेंट को। ठीक है, समझ आ गया। थर्ड पॉइंट, एडजस्टमेंट ऑफ अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। ये क्या है बेटा, समझिए इसे। देखिए इस कंडीशन में क्या बात कर रहे हैं लोग, जैसे एक पर्सन है बेटा मिस्टर A और इनकी जो टोटल इनकम है, इनकी टोटल इनकम है सपोज ₹3 लाख। ठीक है, एज है इनकी 29 ईयर्स और इस 3 लाख में बेटा 2,60,000 जो हैं वो हैं बेटा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाले, और बैलेंस जो 40,000 है बेटा इनकी अदर इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आप कह सकते हैं। ठीक है, तो लो यहाँ पर बात कर रहा है कि अगर कोई असेसी जो इंडिविजुअल है या HUF है, केवल ये 2 के लिए ही एप्लीकेबल है बेटा, ध्यान देना। अगर कोई असेसी इंडिविजुअल है या HUF है और उसकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या होता है बेटा, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, जो स्लैब रेट में पड़ी थी हमने अकॉर्डिंग टू एज अप टू 60 ईयर्स कितनी हुआ करती थी बेटा, 2,50,000। 60 से 80 के बीच 3 लाख, 80 से अबव 5 लाख। तो जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है अगर असेसी की वो एग्जॉस्ट नहीं हुई है यानी ख़त्म नहीं हुई है, तो जितनी भी बची हुई है वो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज हो रहा है 111A में, वो उसमें से वो रिड्यूस कर दी जाएगी यानी वो अलाउ कर दी जाएगी। देखिए सपोज इस एग्जांपल की बात करें तो इस केस में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी मिलेगी असेसी को, इन्हें मिलेगी बेटा 2,50,000, जिसमें से 40,000 उनकी क्या है अदर इनकम है, उसे रिड्यूस करिए, 40,000 ये लेस हो गए, कितने बचे 2,10,000 बचे बेटा। अब STCG कितना है 111A वाला, ये है 2,60,000, तो 2,60,000 माइनस 2,10,000 कितना आया बेटा, ये आ गया 50,000। तो ये जो हमने रिड्यूस किया है इसकी वो बात करते हैं कि ये
बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अगर एग्जॉस्ट नहीं हुई है कंप्लीटली तो 111A के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट वो एडजस्ट हो जाएगी। यानी ये 15% किस पे लगेगा? सिंपल बेटा 50,000 पे लगेगा। ठीक, तो बेटा कितना टैक्स हो जाएगा? ये टैक्स हो जाएगा सर 7500। लेकिन अदर देन एजुकेशन सेस अभी नहीं लगा है। 4% का और एजुकेशन सेस लगेगा तो टोटल टैक्स हो जाएगा असेसी का। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A अगेंस्ट STCG टैक्सेबल अंडर सेक्शन 111A। देखिए जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज हो रहा है 111A में, उस पे बेटा कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी चैप्टर 6A की। सेक्शन 111A 3 तरह की कैपिटल एसेट पर अप्लाई होता है। इक्विटी शेयर इन ए कंपनी, दूसरा क्या बात करता है वो यूनिट्स ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड, और तीसरा यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। ठीक है बेटा, इन तीनों के केस में STT पे होना चाहिए, तभी जो है 15% का कंसेशनल रेट मिल जाएगा। इन केस STT पे नहीं है तो ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो कहाँ होनी चाहिए? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में होनी चाहिए जो IFSC में लोकेटेड हो, तब भी उस पर 15% का कंसेशनल रेट मिल जाएगा। दूसरी बात, अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट वो अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से नहीं मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर कितना टैक्स लगता है? टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112। एक बात ध्यान देना बेटा, हम जो ये सेक्शंस कर रहे हैं 111A और अब 112, ये बेटा रेट के सेक्शन है, इन्होंने रेट को डिफाइन किया है। 111A कंसेशनल रेट के बारे में बात करता है जो 3 तरह की सिक्योरिटीज पे मिलते हैं। ठीक है बेटा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में कैसे टैक्स लगेगा ये बात करता है 112। तो आइए देखते हैं। कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स 20% का जो रेट होता है बेटा वो लगा करता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में। ध्यान रखना 20%। द ट्रीटमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इन द हैंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसीज आर फॉलोज। अब देखिए 112 ने जो है डिफरेंट टाइप की ट्रीटमेंट किया हुआ बेटा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का अलग अलग तरह के असेसीज के लिए। तो नंबर 1, रेजिडेंट इंडिविजुअल और HUF के केस में क्या होगा? रेजिडेंट इंडिविजुअल या HUF है तो उस केस में बेटा 20% का ही रेट लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स पर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर। लेकिन बात ध्यान देना, एक जो हमने प्रीवियस सेक्शन में बात पढ़ी थी एडजस्टमेंट ऑफ अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, वो यहाँ पर भी अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट डोमेस्टिक कंपनी के केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स विल बी चार्ज एट 20%। डोमेस्टिक कंपनी के केस में बेटा 20% है। नॉन कॉर्पोरेट, नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी, यहां पर थोड़ा सा समझिए बेटा। अगर बेटा अनलिस्टेड सिक्योरिटीज हैं, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज या प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं, जिसे बोला जाता है क्लोजली हेल्ड कंपनी, दूसरा नाम इसका बेटा क्लोजली हेल्ड कंपनी भी होता है। कई जगह आप देखेंगे क्लोजली हेल्ड कंपनी लिखा रहता है बुक्स में, तो कंफ्यूज मत होना, वो प्राइवेट कंपनी होती है। तो 2 केस हो गए, अगर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज हैं या प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं तो उस केस में जो रेट होगा बेटा वो हो जाएगा 10% ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। अदर देन अनलिस्टेड सिक्योरिटीज या शेयर्स ऑफ ए प्राइवेट कंपनी तो उस केस में जो डिफॉल्ट है हमारा 20%, वो ही यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट की बात करते हैं। Resident other than those included in first above long-term capital gains will be taxable, will be charged as the rate of 20%। अब यहाँ पर बेटा कौन से रेजिडेंट की बात की जा रही है? फर्स्ट में कौन से इंक्लूड हुए थे? इंडिविजुअल्स और HUF। तो अदर देन इंडिविजुअल और HUF उनके ऊपर 20%। कौन बचे? रेजिडेंट AOP BOI, रेजिडेंट फर्म्स एंड LLP, उनकी बात की जा रही है। उनके ऊपर कितना रेट अवेलेबल हो जाएगा? 20% का। ठीक है, नेक्स्ट लोअर रेट ऑफ टैक्स फॉर ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स। बेसिकली बेटा ये प्रोविजो है सेक्शन 112 की। ये क्या बात करती है? ये प्रोविजो बताती है बेटा कि इन केस असेसी के पास है लिस्टेड सिक्योरिटीज, लिस्टेड सिक्योरिटीज, और ये बेटा लिस्टेड सिक्योरिटीज कौन सी है? अदर देन यूनिट्स, यानी यूनिट्स नहीं होनी चाहिए। यूनिट्स कौन सी यूनिट्स? जो हमने पढ़ी, जैसे बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट होती है या म्यूचुअल फंड की यूनिट्स होती हैं, उन यूनिट्स को छोड़कर जो सिक्योरिटीज कौन सी है? लिस्टेड, या अगर जीरो कूपन बॉन्ड है। इन दोनों तरह की कैपिटल एसेट का अगर ट्रांसफर किया जा रहा है और ट्रांसफर करने पर कौन सा गेन अराइज होता है बेटा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लॉ बात करता है असेसी जो टैक्स देगा उन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर फॉलोइंग 2 कंडीशंस में जो लोअर होगा उतना टैक्स प्रोवाइड कराएगा।
लोअर ऑफ नंबर 1 10% की रेट से विदाउट इंडेक्सेशन, विदाउट इंडेक्सेशन, और 20% विद इंडेक्सेशन। यानी बेटा अगर एसएससी के पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है जीरो कूपन बॉन्ड को ट्रांसफर करके, तो एसएससी दोनों तरीके से कंप्यूट करेगा। पहले तो सिंपल जितना भी कैपिटल गेन आया विदाउट इंडेक्सेशन उसका 10% करेगा, और फिर उस पर इंडेक्सेशन अप्लाई करेगा, तो जो कैपिटल गेन आएगा उस पर 20% रेट अप्लाई करेगा। तो जो दोनों में कम होगा उतना वो कैपिटल गेन टैक्स गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, समझ आ गया। ये जो एप्लीकेबल है ये सिर्फ और सिर्फ बेटा ध्यान देना किसके लिए एप्लीकेबल है, लिस्टेड सिक्योरिटीज और जीरो कूपन बॉन्ड्स के लिए एप्लीकेबल है, और साथ ही ये केवल और केवल रेजिडेंट असेसीज के लिए एप्लीकेबल है। नॉन रेजिडेंट असेसी के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। एक समरी बनाते हैं बेटा इसकी, देखिए चार्ट दिया हुआ है बुक्स में, उस पर आते हैं। टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112। देखिए रेजिडेंट पर्सन अदर देन कंपनीज, कंपनी को छोड़कर रेजिडेंट पर्सन कौन है, रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। 20% का रेट है बेटा, सिंपल। अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अवेलेबल हो जाएगी, आंसर इज यस। इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिल जाया करती है। इनकेस ट्रांसफर हो रहा है बेटा लिस्टेड सिक्योरिटीज का अदर देन यूनिट्स एंड जीरो कूपन बॉन्ड, तो उस केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा लोअर ऑफ द फॉलोइंग। कौन सी, 10% विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट एंड 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। जो दोनों में कम होगा उतना वो कैपिटल गेन टैक्स गवर्नमेंट को प्रोवाइड करा देगा। नेक्स्ट, रेजिडेंट एओपी एंड बीओआई 20% है बेटा, लेकिन इन्हें अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, रेजिडेंट फर्म्स 20%, एलएलपी 20%। नॉन रेजिडेंट का केस देखते हैं। नॉन रेजिडेंट एंड फॉरेन कंपनीज 20% है बेटा, लेकिन मैंने आपको बताया था नॉन रेजिडेंट अगर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज या प्राइवेट कंपनी के शेयर, क्लोजली हेल्ड कंपनीज, उन कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस पे होने वाला जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो बेटा 10% की रेट से टैक्सेबल हुआ करता था। ठीक है, साथ ही एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे इंडेक्सेशन के बेनिफिट नहीं मिला करते अनलिस्टेड सिक्योरिटीज और प्राइवेट कंपनी के शेयर्स पर। ठीक है, अदर देन अनलिस्टेड सिक्योरिटीज और शेयर्स ऑफ ए क्लोजली हेल्ड कंपनी, तो उस केस में बेटा 20%। तो डिफॉल्ट रूल क्या बना बेटा हमारा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जब होगा तो 20% का रेट लगेगा सभी एसएससी पर। कुछ स्पेशल केसेस है जैसे लिस्टेड सिक्योरिटीज या जीरो कूपन बॉन्ड, उस केस में बेटा लोअर ऑफ दो कंडीशन, 10% विदाउट इंडेक्सेशन, 20% विद इंडेक्सेशन। ठीक है, दूसरी बात, अगर नॉन रेजिडेंट एसएससी है तो उस केस में अगर वो अनलिस्टेड सिक्योरिटीज या शेयर्स ऑफ ए प्राइवेट कंपनी उनकी ट्रांजैक्शन कर रहा है तो उस केस में 10% का रेट लग जाया करता है, और वहाँ पर साथ ही इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी नहीं मिलता, और बाकी सभी केसेस में 20% का रेट है। लेकिन रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को एक एडजस्टमेंट और मिल जाती है। वो क्या मिलती है, अनएग्जॉस्टेड अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है तो वो एग्जॉस्ट की जा सकती है अगेंस्ट एलटीसीजी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112। ठीक है बेटा, 111A भी कंप्लीट हो गया, 112 भी कंप्लीट हो गया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आने वाला है बेटा, वो है 112 कैपिटल ए। इसे समझते हैं बेटा, टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन सर्टेन एसेट्स सेक्शन 112A। देखिए इस सेक्शन के आने से पहले जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ करते थे स्पेसिफिक असेट्स पर, यानी कुछ जो असेट्स उसमें बताई गई थी केवल उन्हीं पर वो एग्जेम्प्ट हुआ करते थे। लेकिन 1 फरवरी 2018 के बाद से ये क्राइटेरिया चेंज हो गया। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट्स या सर्टेन एसेट्स वो क्या कर दिया गया है, टैक्सेबल कर दिया गया है। ठीक है बेटा, तो समझिए सेक्शन 112A क्या बात करता है। देखिए बेटा सेक्शन 112A क्या बात करता है। सेक्शन 112A बात करता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है 3 तरह की कैपिटल एसेट्स पर। नंबर 1, ध्यान करिए 111A में कौन कौन सी पढ़ी थी। सबसे पहली हमने कौन सी पढ़ी थी, इक्विटी शेयर्स ऑफ ए कंपनी, तो मैं बेटा सिंपल लिख देता हूं इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट, यूनिट्स किसकी, इक्विटी ओरिएंटेड फंड।
और दूसरा कौन सा था, बिजनेस ट्रस्ट। ठीक है, ये 3 तरह की कैपिटल एसेट हुआ करती थी 111A में। वहाँ पर एक कंडीशन और हुआ करती थी एसटीटी की, ये भी यहाँ पर है। इन 3 तरह की कैपिटल एसेट पर एसटीटी पे किया गया है और इन पे क्या राइज हो रहा है बेटा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है बेटा, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा एट द रेट ऑफ 10%, लेकिन कुछ कंडीशंस यहाँ पर है। टैक्सेबल तभी होगा अगर ये अमाउंट एक्सीड करती है 1 लाख से। ठीक है, यानी एक एग्जम्पशन दे दी गई 1 लाख तक तो बेटा नील है, 1 लाख तक कोई भी टैक्स प्रोवाइड नहीं कराना एसएससी को। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख से ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा है केवल उस पर टैक्स लगेगा 10%, सारे अमाउंट पर नहीं लगेगा। यानी बात करेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,50,000 आ रहा है बेटा, तो 1,50,000 माइनस 1 लाख कितना एक्स्ट्रा बचा, ये बचा एक्स्ट्रा सर 50,000, तो बेटा 50,000 पर 10% लगेगा। सिंपल, समझ आ गई बात। और याद करिए 111A में क्या लिखा था, 111A में एक कंडीशन और प्रोवाइड कराई गई थी सर कि जो चैप्टर 6 से वाली डिडक्शन है वो अवेलेबल नहीं होती वहाँ पर, यहाँ पर भी अवेलेबल नहीं है बेटा। यानी जो LTCG होगा 112A के अगेंस्ट, उसमें कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी चैप्टर 6A की। ठीक है, एक कंडीशन यहाँ पर और एक्स्ट्रा है, वो क्या है, 87A की रिबेट भी नहीं मिलेगी इन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को जो 112A में फॉल करते हैं। ठीक है, समझ आ गया बेटा इतना। अब इस सेक्शन में जो समझने वाला पॉइंट आता है बेटा, वो आता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के रिगार्डिंग। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जैसे कि मैंने आपको बताया 1 फरवरी 2018 के बाद से सिनेरियो चेंज हो गया, उससे पहले चीज़ें अलग हुआ करती थी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है बेटा इस सेक्शन में वो कैसे कंप्यूट होगा, वो थोड़ा सा डिफरेंटली कंप्यूट होता है बाकी सभी सेक्शन से, तो उसे समझते हैं, एक बार ध्यान से समझते हैं बेटा। तो लॉ बात करता है बेटा कि जो 112A में मेंशन कैपिटल एसेट है, 3 तरह की कैपिटल एसेट है बेटा, उनकी बात चल रही है। वो कैपिटल एसेट्स अगर एक्वायर की गई है बेटा कब, 1 फरवरी 2018 से पहले, तो उस केस में उनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे कंप्यूट किया जाएगा। हायर ऑफ द फॉलोइंग, 2 कंडीशन है बेटा उनका, हायर करना है, हायर ऑफ द फॉलोइंग। ध्यान देना बेटा, अभी इसमें चेंज करने वाला हूं मैं। नंबर 1 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो भी कैपिटल एसेट की बेटा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी वो। नंबर 2 में आती है बेटा 2 कंडीशन। नंबर 2 में बात करते हैं लोअर ऑफ द फॉलोइंग, लोअर ऑफ द फॉलोइंग, जो दोनों में कम होगा उसका कंपेयर किया जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के साथ। तो लोअर ऑफ द फॉलोइंग ए, जो एफएमवी है बेटा वो देख लीजिए, एफएमवी ऑफ एसेट। दूसरी बात, जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, यानी जिस प्राइस पर सेल किया जा रहा है उस एसेट को, उन दोनों में जो लोअर होगा बेटा उसका कंपेयर किया जाएगा किसके साथ, उसका कंपेयर किया जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के साथ। और ये अमाउंट और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की अमाउंट, जो अमाउंट हायर होगी वो हो जाएगी बेटा क्या, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी उस कैपिटल एसेट की। एग्जाम्पल के साथ करते हैं, समझिए। सपोज बेटा इक्विटी शेयर्स हैं और इक्विटी शेयर को जो परचेज किया गया था वो परचेज किया गया 1 जनवरी 2017, 1 फरवरी 2018 से पहले की डेट है। ठीक है बेटा, चलिए। और जो एक्वायर किया गया था इन्हें 100 रुपये पर शेयर पे किया गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एफएमवी जो है एसेट की ऑन 31 जनवरी 2018, ये जो एफएमवी है बेटा ये है सपोज ₹250। ठीक है, और जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है जिस पे सेल किए जा रहे शेयर वो है बेटा 300। तो लगाइए प्रोविजन, अमाउंट फिल करते हैं। सबसे पहली बात कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है बेटा ₹100। नेक्स्ट लोअर ऑफ द फॉलोइंग, एफएमवी कितनी है, एफएमवी है बेटा 250 और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वो है बेटा 300। तो इन दोनों में लोअर कौन सा हुआ, वो हो गया बेटा 250।
ठीक है, और 250 और 100 में हायर कौन सा हो गया, वो हो गया बेटा 250। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा इन शेयर्स की, इन शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई बेटा 250। समझ आ गया। तो बेटा कैपिटल गेन कितना निकलेगा इन पे, जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है कितना है बेटा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है 300, माइनस कर दो उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना आया, ये आया 250, और कैपिटल गेन कितना हो गया 50। ठीक है बेटा, समझ आ गया, ऐसे होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा। सपोज इक्विटी शेयर परचेज किया एसएससी ने 1117 को, डेट बेटा सेम रखते हैं सारी, 1117 को परचेज किए और जो परचेज प्राइस था वो था बेटा ₹100। ठीक है, अब इन शेयर्स की जो एफएमवी थी 31 जनवरी 2018 को वो थी बेटा ₹200, और जो फुल वैल्यू कंसिडरेशन है इन शेयर्स की, यानी शेयर्स सेल किए जा रहे हैं, वो किए जा रहे हैं बेटा 150 रुपीज़ पर शेयर। ठीक है, 3 प्राइस मैंने बता दिया आपको। अब लगाइए ज़रा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के प्रोविजन। हायर ऑफ द फॉलोइंग शैल बी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। नंबर 1 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, ₹100 रुपीज़। लोअर ऑफ द फॉलोइंग एफएमवी ऑफ एसेट्स और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, एफएमवी कितनी है बेटा, वो है 200, और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वो है 150। तो इन दोनों में लोअर क्या होगा 150, और 150 और 100 में हायर क्या होगा 150। तो बेटा कैपिटल गेन ज़रा कंप्यूट करिए। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है 150 माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो कितना है 150। तो आंसर क्या हो गया बेटा, नील हो गए, यानी कोई भी कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा इस केस में। अब एक और बात समझिए बेटा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के रिगार्डिंग। जब हम सेक्शन 55 पढ़ रहे थे और वहाँ पर सेक्शन 112A आया था, तो मैंने आपको बताया था कि जब 112A हम पढ़ेंगे तब कवर करा दूंगा। तो समझिए बेटा वहाँ पर 2 पॉइंट्स और कवर करने हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के रिगार्डिंग। एक तो हमने पढ़ लिया कि 1 फरवरी 2018 से पहले अगर एक्वायर करते हैं शेयर्स एसएससी जिन पर 112 एप्लीकेबल हो रहा है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे कंप्यूट होगी, ये हमने समझ लिया। इसके अलावा 2 प्रोविजन और है, जरा उन्हें पढ़ते हैं। नंबर 1, अगर एसएससी ने बेटा 1/4/2001 से पहले एक्वायर की है कैपिटल एसेट्स, जो 3 तरह की कैपिटल एसेट्स डिफाइन की गई है 112A में, तो उस केस में लॉ बात करता है कि एसएससी के पास ऑप्शन है, या तो वो फेयर मार्केट वैल्यू ले ले बेटा उनकी 1/4/2001 पर, या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो एसएससी के हैंड में है विच एवर इज हायर टू हिम वो ले सकता है। ठीक है, दूसरी बात, इन केस एसएससी ने जो एक्वायर किए हैं वो किसी प्रीवियस ओनर से एक्वायर किए हैं, तो उस केस में लॉ बात करता है कि जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रीवियस ओनर के हैंड में थी वही एसएससी के हैंड में हो जाएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है बेटा, समझ आ गया। चलिए बेटा 1 फरवरी 2018 से पहले वाले जो कैपिटल एसेट है उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो समझ आ गई सर। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद बेटा सिंपल है, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो प्राइस होगा वही आपको लेना है। 1 फरवरी 2018 से अगर पहले लिया गई है कोई कैपिटल एसेट तो उस केस में वो 2 कंडीशन चेक करनी है, और 1 फरवरी 2018 के बाद एसेट परचेज की गई है तो उस केस में जो उसका सिंपल परचेज प्राइस होगा वो ही लिया जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, समझ आ गया। चलिए अब कुछ FAQs हैं, उन्हें एक बार देख लेते हैं। CBDT ने बेसिकली बेटा ये FAQ निकाले थे, सर्कुलर निकाला था, उसमें FAQs आए थे, पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर द न्यू टैक्स रेजिम फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्या मीनिंग है बेटा, जो सिंपल हमने पढ़ा वो ही है। 3 तरह की कैपिटल एसेट डिफाइन की गई है, प्लस उन पे STT पे होना चाहिए और वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। तो उनसे होने वाला गेन क्या हो जाएगा, उनसे होने वाला गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा और उस पर 112 अट्रैक्ट होगा। It provides for a new long-term capital gain tax regime for the following asset. Number 1, equity share in a company listed on recognized stock exchange, unit of an equity-oriented fund, a unit of business trust. और साथ ही ये एसेट क्या होनी चाहिए, एसेट हेल्ड फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 12 मंथ यानी लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, और STT पे होना चाहिए एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर और एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ चार्जेबिलिटी ऑफ टैक्स। टैक्स कब लगेगा, टैक्स जो लगेगा बेटा वो 1 अप्रैल 2018 के बाद से लगेगा। व्हाट इज द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल बी कंप्यूटेड बाय डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फ्रॉम द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। जो हम किया करते हैं वही मेथड है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से रिड्यूस कर दीजिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। नेक्स्ट, हाउ टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर द एसेट्स एक्वायर्ड
ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2018, तो उस केस में कैसे देखा जाएगा? सिंपल जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पर बेटे कॉम्प्लेक्स प्रोविजन में लिखा हुआ है। देखिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर द लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ऑन और बिफोर 31 जनवरी विल बी द एक्चुअल कॉस्ट। हाउएवर, if actual cost is less than fair market value as on 31st January 18, fair market value will be deemed to the cost of acquisition. Further, if full value of consideration on transfer is less than FMV, then such full value of consideration or the actual cost, whichever is higher, will be deemed to be the cost of acquisition. तो सिंपल जो मैंने आपको कंडीशन बताई उसे ही माइंड में रखना, इसे पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा। क्या बताया मैंने आपको? हाइयर ऑफ द फॉलोइंग, नंबर 1 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, नंबर 2 लोअर ऑफ द फॉलोइंग एफएमवी ऑफ द एसेट्स और फुल वैल्यू कंसिडरेशन ऑफ द एसेट, या सेल कंसिडरेशन भी कह सकते हैं उसे। तो जो दोनों में लोअर होगा उसका कंपेयर किया जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के साथ, जो हाइयर होगा वही हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा। 1 फरवरी 2018 से पहले वाली एसेट की बात की गई है, ध्यान रखना। फिर नीचे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनमें से 2 एग्जाम्पल हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट, whether the cost of acquisition will be inflation indexed, क्या उन्हें इंडेक्सेशन के बेनिफिट मिलेंगे? It is clarified that the benefit of inflation indexation of the cost of acquisition would not be available for computing long term capital gain under the new tax regime. जो इंडेक्सेशन के बेनिफिट है वो अवेलेबल नहीं होंगे बेटा, ये बताया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट, what will be the tax treatment of transfer made on or after 1 April 18? तो 1 अप्रैल 18 के बाद से क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा? तो सिंपल लॉ बात करता है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्सीड करेंगे 1 लाख से, वो टैक्स हो जाएंगे 10% की रेट से। हाउएवर, देयर विल बी नो टैक्स ऑन गेन्स एक्रूड अप टू 31 जनवरी 18। 31 जनवरी 2018 तक अगर कोई गेन एक्रू हो रहा है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द डेट फ्रॉम विच द होल्डिंग पीरियड विल बी काउंटेड? फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, जब एक्वायर किया एसएससी ने वहीं से काउंट किया जाएगा पीरियड ऑफ होल्डिंग। वेदर टैक्स विल बी डिडक्टेड एट सोर्स इन कॉस्ट ऑफ गेन्स बाय रेजिडेंट टैक्स पेयर? आंसर इज नो, कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होना। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ बोनस शेयर एक्वायर्ड बिफोर 1 जनवरी 18? बोनस शेयर की जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी वो क्या होगी अगर 31 जनवरी 2018 से पहले एक्वायर किए गए हैं? तो लॉ बताता है कि सेक्शन 55 के अकॉर्डिंग होगी, और सेक्शन 55 में लिखा है कि बोनस शेयर की जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो होगी बेटा निल। दूसरी बात, अगर बोनस शेयर 1/4/2001 से पहले मिले हैं एसएससी को तो उसके पास ऑप्शन अवेलेबल है बेटा, या तो वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले ले या एफएमवी ले ले ऑन द डेट ऑफ 1/4/2001, whichever is higher to him. Therefore, the FMV of the bonus share as on 31st January 18 will be taken as cost of acquisition, and hence the gains accrued up to 31st January 2018 will be exempt. ठीक है, समझ आ गया? What will be the cost of acquisition in case of right share acquired before 1st February 2018? वो भी सेक्शन 55 के अकॉर्डिंग होगी जो वहां पर हमने पढ़ा था बेटा। राइट शेयर जो एसएससी को मिल रहे हैं तो जो परचेज प्राइस है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इन केस राइट शेयर रिनाउंस कर रहा है एसएससी दूसरे के फेवर में, जो उस केस में जो राइट शेयर का परचेज प्राइस है माइनस जितने उस पर्सन से के फेवर में रिनाउंस किया गया शेयर वो अमाउंट माइनस कर दीजिए, जो बैलेंस बची वो क्या हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। What will be the treatment of long-term capital loss arising from transfer made on or after 1st April 18? तो बेटा ये सेट ऑफ वो कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, इस पे कोई भी मनाही नहीं है। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ किया जा सकता है। ठीक है बेटा, यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। Therefore, it can be set off against any other long-term capital gain and unabsorbed loss can be carried forward to subsequent 8 years for set off against long term capital gains। यहाँ पर बेटा हमारा सेक्शन 112 कैपिटल ए खत्म होता है। 3 रेट के हमने सेक्शन किए, सेक्शन 111A, सेक्शन 112, सेक्शन 112 कैपिटल ए। ठीक है बेटा, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने सेक्शन 50 की सीरीज को, फटाफट से आइए। नेक्स्ट इज बेटा सेक्शन 50B। सेक्शन 50 हमने कर लिया बेटा डेप्रिशिएबल एसेट्स का। सेक्शन 50A डेप्रिशिएबल एसेट्स पर एप्लीकेबल है लेकिन पावर जनरेटिंग यूनिट्स के लिए। सेक्शन 50B बात करता है स्लम सेल की। तो देखिए स्लम सेल होती क्या है। स्लम सेल में एसएससी क्या करता है, सिंपल अपनी अंडरटेकिंग्स जो होती है एक लम सम पेमेंट में जो है सेल कर देता है, और
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हम इसमें कैसे देखते हैं? एसएससी ने अगर उस अंडरटेकिंग को 36 मंथ से ज्यादा के लिए हेल्ड किया है तो बेटा लॉन्ग टर्म, और अप टू 36 मंथ तक हेल्ड किया है तो बेटा हो गई शॉर्ट टर्म, जो हमने पढ़ा। दूसरी बात, जो नेटवर्थ होती है एसएससी की बेटा, वो मान ली जाती है डीम्ड टू बी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, यानी उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं कैलकुलेट किया जाता, नेटवर्थ को ही डीम्ड कर दिया जाता है एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तीसरा पॉइंट जो ध्यान रखना है आपको वो है रिपोर्ट ऑफ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। जब भी स्लम सेल होगी तो नेटवर्थ कंप्यूटेशन के लिए रिपोर्ट जाया करती है चार्टर्ड अकाउंटेंट की। एसएससी बताता है कि जो मैंने नेटवर्थ कंप्यूट की है वो सही से कंप्यूट की है, ये देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट ने भी सर्टिफाई किया है, यानी नेटवर्थ को चार्टर्ड अकाउंटेंट को सर्टिफाई करना पड़ता है कि एसएससी ने सही से कंप्यूट किया या नहीं किया। ठीक है बेटा, इन 3 बातों को समझ आ गया। अब समझते बेटा स्लम सेल होती कैसे। चलिए चार्ट के थ्रू समझते हैं, आइए फटाफट से। नंबर 1, कैपिटल गेन्स ऑन स्लम सेल ऑफ एन अंडरटेकिंग सेक्शन 50B। इज द अंडरटेकिंग हेल्ड फॉर मोर देन 36 मंथ बिफोर ट्रांसफर? क्या जो अंडरटेकिंग है वो 36 मंथ से ज़्यादा हेल्ड की गई थी एसएससी के द्वारा ट्रांसफर से पहले? अगर यस तो एलटीसीजी हो जाएंगे बेटा, अगर नो तो बेटा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएंगे। साथ ही एलटीसीजी हो जाएंगे तो रेट क्या लगेगा? रेट लगेगा बेटा 20%। एसटीसीजी हो जाएंगे तो रेट क्या लगेगा? सर रेट लगेगा 15%। ना, 15% केवल और केवल 3 तरह की कैपिटल एसेट पे लगेगा, यहां नहीं लगेगा, ध्यान रखना। नॉर्मल रेट लगेंगे फिर टैक्सेशन के। याद आ गया? चलिए अब बात करते हैं कैपिटल गेन्स की कंप्यूट कैसे की जाती है। तो सबसे पहले जो सेल प्राइस होता है बेटा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, उसमें से माइनस कर दीजिए नेटवर्थ, जिसे हम डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये नेटवर्थ कैसे कंप्यूट होती है? तो सिंपल बेटा, जितनी भी असेट है उस अंडरटेकिंग की माइनस कर दीजिए लायबिलिटीज, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन है। ठीक है, नेटवर्थ कंप्यूट होके आ जाएगी। लेकिन असेट की जब नेटवर्थ निकालेंगे तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना। अगर डेप्रिशिएबल असेट है तो उस केस में असेट की WDV को कंसीडर किया जाएगा बेटा नेटवर्थ में। दूसरी असेट, अगर 35 AD वाली कोई असेट है, याद करिए बेटा स्पेसिफाइड बिजनेस वाली असेट, तो वो असेट है तो बेटा असेट की वैल्यू कितनी लेंगे? निल लेंगे, उसकी ऑलरेडी डिडक्शन ले रखी होगी एसएससी ने। और अदर कोई एसेट है बेटा तो उस केस में जो बुक वैल्यू होगी वो कंसीडर कर ली जाएगी। ठीक है, साथ ही एक बात का और ध्यान देना, अगर रिवैल्यूएशन किया है एसेट का तो उसे इग्नोर कर दिया जाता है, उसे कंसिडर नहीं किया जाता नेटवर्थ कंप्यूट करते समय। ठीक है बेटा, एक एग्जांपल करते हैं तो समझ आएगा अच्छे से। मिस्टर ए इज ए प्रोप्राइटर ऑफ आकाश एंटरप्राइजेस हैविंग 2 यूनिट्स। 2 यूनिट है मिस्टर आकाश की। ही ट्रांसफर्ड ऑन 1st for 19 हिज यूनिट 1 बाय वे ऑफ स्लम सेल फॉर ए टोटल कंसिडरेशन ऑफ 25 लाख। जो यूनिट 1 थी उनकी, उन्होंने स्लम सेल से वो ट्रांसफर कर दी बेटा। यूनिट 1 वाज स्टार्टेड इन द ईयर 2005 और 6। यूनिट 1 जो स्टार्ट की गई थी 2005 और 6 में स्टार्ट की गई थी। सेल कब की जा रही है बेटा? 1 for 19। तो क्या ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है? सर लॉन्ग टर्म है, 36 महीनों से ज़्यादा है। द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर दिस ट्रांसफर वर ₹28,000। हिज बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 19 इज एज अंडर। जो एक्सपेंसेस हैं बेटा वो कितने हैं? 28,000 के हैं, और जो बैलेंस शीट है वो नीचे दी हुई है, देखिए। यूनिट 1 के चेक करना, कभी यूनिट 2 भी देखने लगो। ऑन कैपिटल 15 लाख। रिवैल्यूएशन रिजर्व फॉर बिल्डिंग ऑफ यूनिट 1। रिवैल्यूएशन रिजर्व बिल्डिंग के लिए, यूनिट 1 के लिए, यानी कितना है? बिल्डिंग कहाँ पर है? 12 लाख। उसमें से बेटा 3 लाख तो रिवैल्यूएशन के हैं, तो ये 3 लाख तो रिड्यूस कर दिए जाएंगे, 9 लाख रह जाएगी इसकी वैल्यू। नेक्स्ट, बैंक लोन 70% फॉर यूनिट 1। 70% है बेटा यूनिट 1 का, यानी 2 लाख इंटू 70% कितना हुआ? 1,40,000। ट्रेड क्रेडिटर्स 25% फॉर यूनिट 1। टोटल क्रेडिटर्स कितने बेटा? 1,50,000। जो 25% है वो किसके लिए है? वो है सर यूनिट 1 के लिए। तो कितने हुए 25%? 37,500 हो गए बेटा। नेक्स्ट, अदर इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। रिवैल्यूएशन रिजर्व इज क्रिएटेड बाय रिवाइजिंग अपवर्ड द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग ऑफ यूनिट 1। सिंपल लिखा हुआ है कि रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट किया गया था बिल्डिंग की वैल्यू को अपवर्ड करके। नो इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ एनी एसेट इज कंसिडर्ड इन द ट्रांसफर डीड। ठीक है। नेक्स्ट, अदर एसेट्स ऑफ यूनिट 1 इंक्लूड पेटेंट्स एक्वायर्ड ऑन 1st 7, 2017 फॉर 50,000 ऑन विच नो डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज्ड। देखिए थर्ड पॉइंट याद करिए बेटा,
डेप्रिशिएशन किन असेट्स पे लगता है? दो तरह की असेट्स पे मिला करता है, एक होती है टेंजेबल, एक होती है इंटेंजेबल। पेटेंट्स जो होते हैं किस में आते हैं सर? इंटेंजेबल असेट्स में आते हैं। इंटेंजेबल असेट्स का बेटा डेप्रिशिएशन रेट जो है वो याद रखना हमेशा 25% होता है, ठीक है। तो एसएससी क्या बोल रहा है कि एक असेट जो है 1/7/2017 को परचेज की गई थी, जो क्या है? पेटेंट है, और उस पर कोई भी डेप्रिशिएशन नहीं लगा है, तो डेप्रिशिएबल एसेट के केस में हम क्या लेंगे नेटवर्थ में? उस एसेट की वैल्यू हम लेंगे सर WDV। तो यहां पर हमें 50,000 की वैल्यू के जो पेटेंट्स हैं उनका WDV कंप्यूट करना पड़ेगा। चलिए करते हैं बेटा क्वेश्चन। तो सबसे पहले लिखिए बेटा स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स, ठीक है बेटा। इसके साथ ऑन स्लम सेल भी लिख सकते हैं आप। असेसमेंट ईयर कौन सा है क्वेश्चन का? असेसमेंट ईयर है 2020-21। लेफ्ट में हो गया बेटा पर्टिकुलर्स और राइट में लिखिए अमाउंट। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, स्टेटमेंट बनाएंगे तो मार्क्स जो है एग्जामिनर अच्छे देता है, डिडक्ट नहीं करता इजीली। चलिए तो सबसे पहले देखिए बेटा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जिसे हम सेल्स कंसिडरेशन भी बोल सकते हैं। सेल्स कंसिडरेशन कितनी दी है क्वेश्चन में? सेल्स कंसिडरेशन प्रोवाइड कराई गई है सर 25 लाख। तो लिख दो बेटा यहाँ पर 25 लाख, ठीक है। लेस नंबर 1 एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। ट्रांसफर पे कितने एक्सपेंस हुए? एक्सपेंसेस 28,000 के थे बेटा, 28,000। नेटवर्थ अब ये रिड्यूस की जाएगी और नेटवर्थ को हमें कंप्यूट करना है। तो नेटवर्थ के लिए आप डाल दीजिए बेटा वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। चलिए कंप्यूट करते हैं नेटवर्थ। तो वर्किंग नोट नंबर 1 और नेटवर्थ। नेटवर्थ कैसे निकलती है बेटा? जो एसेट्स होती है उनकी टोटल वैल्यू कितनी है वो देखी जाती है। तो नंबर 1 एसेट्स, बिल्डिंग, यूनिट 1 की बिल्डिंग देखिए बेटा, बिल्डिंग से 12 लाख दी है, 3 लाख बेटा रिवैल्यूएशन है, माइनस कर दीजिए तो बचे कितने? 9 लाख, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा मशीनरी, मशीनरी देखिए, मशीनरी है 3 लाख की। हम ये मान के चलेंगे कि इसके पर डेप्रिशिएशन ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट डेटर्स, डेटर्स दिए हुए हैं, कोई ट्रांजैक्शन कोई एडजस्टमेंट इसके रिलेटेड नहीं दी सर, 1 लाख के डेटर्स हो गए। चलिए बेटा नेक्स्ट कौन सी है? अदर एसेट्स। और अदर एसेट्स में हमने पढ़ा था कि जो पेटेंट्स है 50,000 के हैं, तो अदर एसेट्स के लिए एक तो लिख लीजिए बेटा पेटेंट्स, और जो बैलेंस है वो इधर आ जाएंगे अदर्स, ठीक है। 1 लाख की तो हो गई बेटा अदर एसेट, और पेटेंट कितने के हो गए? फटाफट से कंप्यूट करिए बेटा। डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन ऑन पेटेंट्स कितना आएगा? जल्दी से कंप्यूट करिए। ये हैं 50,000 के बेटा, 1717 को खरीदे गए थे। तो लगाइए बेटा डेप्रिशिएशन। कौन सा प्रीवियस ईयर है? प्रीवियस ईयर है 1718। कितना आ जाएगा? 25% ऑफ 50,000, ये आ गया बेटा 12,500। बचे कितने? 37,500। अब इस पे डेप्रिशिएशन लगा दीजिए 18-19 के लिए। 25% करिए 37,500 का, 9,375 माइनस कितना आया बेटा? 28,125 आ गया सर। चलिए अब यहाँ पर ऐड कर दीजिए 28,125। टोटल कितनी हो गई बेटा एसेट? 9 और 12 1 13 13 14 14,28,125 हो गई बेटा, एसेट हो गई। अब लायबिलिटीज़ निकाल लीजिए बेटा। चलिए लायबिलिटीज़ की बात करते हैं। क्रेडिटर्स दिए हुए हैं बेटा, क्रेडिटर्स कितने परसेंट जो है यूनिट 1 को करते हैं? 25% यूनिट 1 के हैं, 37,500। नेक्स्ट जो लोन लिया हुआ है 70% लोन है, 1,40,000। टोटल कितना हो गया बेटा? ये हो गए 1,77,500।
टोटल हो गया बेटा। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा, आप ऐसा मत लिखना, आप प्रॉपर कॉलम बनाना और उसमें कंप्यूट करना। तो नेटवर्थ जो आया हमारा वो आया 14,28,125 माइनस 1,77,500। ये आ गई सर हमारी नेटवर्थ 12,50,625। ठीक है बेटा, अब इसे ही वहाँ पर लिख देते हैं। चलिए बेटा अब रिड्यूस करिए नेटवर्थ 12,50,625 ये रिड्यूस की हमने। टोटल अमाउंट क्या आ रही है बेटा हमारी, कैपिटल गेन आ गए 12,21,375। ये कैपिटल गेन आ गए सर हमारे। ये बेटा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या शॉर्ट टर्म है सर? ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर क्वेश्चन बोलता टैक्स निकालने के लिए तो इस पे हम फिर 20% लगा देते तो कैपिटल गेन टैक्स लग जाता है। साथ ही फिर बाद में 4% का सेस लगाना मत भूलना बेटा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर बेटा हमारा 50 भी खत्म होता है। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। तो ये थी बेटा हमारी आज की क्लास। अब आप करिए इसका रिवीजन। इन केस अगर आपको आती कोई प्रॉब्लम तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8287377353। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।